सीधे हम आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे हैं सीएम। मेरा मतलब ये कहने का था, इन गर्मी का जो आपको तकलीफ हो रही है तो इम्प्रेशन जरूर लेके मत जाना, सहन करना, मन में रखना। गर्मी तो लगी थी, अगली बार आओगे तो बिल्कुल ठंडा मिलेगा आपको। बल्कि आपको कहना पड़ेगा थोड़ा इनको ठंडा कम करो। मेरे को यार ठंडा कहीं नहीं ज्यादा गर्मी नहीं होता, तो कहना मतलब है कि आज थोड़ी गर्मी लगे, मेरे मालूम है। तो श्री राजस्थान जयनारायण व्यास के नाम का हॉल हम गर्व करते हैं, हम वहां बैठे हुए हैं। ये तो बात रही है जो मेरी भावना थी बता दी। बाकी जो बिना के मालू जी ने, रविल बोराना जी ने और कला जी खुद कला मरने जी है, बहुत सुंदर शब्दों से बातें कही आपको। मैं उस पर ज्यादा ना तो दखल रखता हूँ ना मैं अधिकार रखता हूँ, कॉमन सेंस रखता हूँ खाली। और धर्म समझता हूँ कि कलाकारों का, साहित्यकारों का, लेखकों का सम्मान होना चाहिए बस। तो मैं उसमें विषय की नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो मुझे खुशी है कि आज हम बैठे कोमल कोठारी, चिराग विजयानंद देथा और देवीदास सामर उदयपुर के अंदर रंगमंच बना हुआ है। जो कुछ काबरे थे, जोधपुर के थे, उन्होंने नाम कमाया। और नई पीढ़ी में अभी रविल बोराना जी है, ये भी कम नहीं है। पूरी के समर्पित है, पागलपन की हद तक समर्पित है कला को, कलाकारों के लिए। अच्छी बात है, कोई तो व्यक्ति हो हमारे बीच में जो इस प्रकार की भावना रखता हो और जो समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो। मुझे अच्छा लगता है कम से कम एक जो हमें अच्छा सलाहकार मिला हुआ है। और बिना के मालूम जी बहुत प्रभावित है कि कम से कम इनके कान से काम आसानी हो जाता है, बाकी काम रहता है। क्योंकि राजनीति में दखल रखते हैं, राजनीति में दखल रखना जरूरी होता है। दखल रखने वाला क्या है, वो काम राजनीति वाला अलग तरह का होता है, हर एक बस की बात नहीं। कलाकार कहाँ घूमते फिरे मंत्रियों के पीछे पीछे, मुख्यमंत्री मिलने के लिए टाइम मांगो, मिले नहीं मिले। अच्छा है कि राजनीति वाला काम करेगा भाई, ये अलग सेक्टर है। ये जो है उस रूप में ये सदैव अवेलेबल रहते हैं, तो भी बढ़ना जाता है। और ये एकेडमी का जब भवन बना था तो मैंने उद्घाटन किया था, जब रविल बोराना अध्यक्ष थे उस वक्त। ये मेरा पिछला टर्म था, उसका पिछला टर्म था, मुझे याद नहीं है। पहला टर्म था मेरा 25 साल पहले। जब भवन बना नजदीक में है, उद्घाटन मैंने किया 2002 के अंदर। मुझे गर्व इस बात का रहता है, जैसे मैंने कहा कि मैं सम्मान करना मेरे मन में हमें एहसास रहता है। इसलिए उस वक्त मैंने 2 करोड़ रुपए का बिना मांगे हुए 2 कल्याण गृह बनाए थे। एक तो पत्रकारों में, साहित्यकारों के लिए एक या 2 करोड़ बनाया, और एक या 2 करोड़ बनाया मैंने कलाकारों के लिए बिना मांगे हुए बनाए। उस वक्त मेरी भावना थी। अब तो मैंने 2 करोड़ का 100 करोड़ कर दिया, 100 करोड़ कर रहेगा इस बार कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए भी। और हमने कोविड में ध्यान रखा, बिना मांगे हमने 5,000 की डीबीटी उनके लोग करी, क्योंकि घरों बंद थे वो लोग। लॉकडाउन लग गया तो मैंने ठेले वाले, रेडी वाले, पटरी वाले, कलाकार या जो रेल पैसेंजर सोया था रात को, सबको मैं ढूंढवाया कलेक्टर के थ्रू राजस्थान भर में। 32 लाख लोग ढूंढवाया, उनके 5 बार मैंने डीबीटी करी, 5,500 रुपये, 1,000 रुपये, एक बार 50 रुपये करेंगे। मैं उस वक्त मैंने इतना शानदार प्रबंधन किया कि देश में नहीं दुनिया में भिलवाड़ा मॉडल का नाम हो गया। बहुत शानदार प्रबंधन हुआ था। कॉक्सी में कोई नहीं बनाया था, बाकी बॉम्बे में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में लाशें गिरती थी, क्या देखा आपने। तो कहने के मतलब आज हम वहां बैठे रहे हैं
मुझे याद है कि चौधरी साहब में एक बार एकेडमी शिफ्ट हो गई थी जयपुर। मैं एनएसयू का अध्यक्ष था उस वक्त, एनएसयू का अध्यक्ष था। धरना दिया था कलाकारों जोधपुर के अंदर, उस धरने में भी शामिल हुआ था। इस बात का मुझे गर्व है। वो एकेडमी जो जा रही थी, यहाँ से शिफ्ट होकर जा रही थी, इमरजेंसी का माहौल ऐसा था कि हमारे हाईकोर्ट आनंदपुर में बैठा हुआ है, इसने जान दिया हाईकोर्ट के बेंच को जयपुर में। चले गई, मैं चली गई। मैंने प्रयास किया नहीं जानी चाहिए। मैंने इंदिरा गांधी जी से बात करी, उसको आसाम के अंदर गुवाहाटी में था, मैंने इसमें में, तो मुझे लगता था कि मुझे योगदान करना चाहिए। तो यहाँ जो मुरलीधर जी के पिताजी और मधुर जी, अस्तिवारी पारेख जी, कई बड़े बड़े नेता थे, मतलब माथुर जी भी आगेवान बने हुए थे। मैंने प्रयास उस मैंने भी किया था, तो चली गई। फिर भी एकेडमी चली जाती, यहाँ कलाकारों की मेहनत से तो धरना हुआ, नहीं गई। आज देखिए वो एकेडमी यहाँ है, तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक देश और एक चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, उन्हें ब्रीफिंग दी। दरअसल कोविंद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ एक चुनाव करवाने की जांच करने और सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय समिति जिसका गठन किया गया उसके प्रमुख हैं। सरकार ने शनिवार को 8 सदस्यीय समिति को अधिसूचित किया था। इस मामले की जानकारी देते हुए कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को कोविंद से मुलाकात की और समिति के एजेंडे के बारे में जानकारी साझा की। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर के पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए थे। 1951-52 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2024 में एक साथ चुनाव करवाने पर 1,751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था दक्षता बढ़ेगी, यह भी बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव और इसे लेकर 1967 तक देश में लोकसभा के चुनाव जो है वो एक साथ हुए और उसके बाद ये स्थितियां बदल गई। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। अमित शाह ने कहा कि इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। तो वहीं तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी की ओर से जमकर प्रहार हो रहा है। स्टालिन के बयान को विपक्षी गठबंधन इंडिया से जोड़ते हुए रविवार को 3 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुधांशु त्रिवेदी ने उदयनिधि के बयान की निंदा की है। आप सभी ने देखा होगा कि इस तथाकथित INDIA ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के डीएमके के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है।
This is not an statement given in isolation, but it is having a complete consequential sequence. आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं। तो वहीं उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमला बोला है। भारत में रहने वाले सभी लोगों का, जो भी रीजन हो, रिलीजन हो, जो भी सभी लोगों का सनातन धर्म है, इसको अपमान करना बहुत गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष स्टेटमेंट और डीएमके के मिनिस्टर का स्टेटमेंट को पूरा खंडन करता हूं। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं देश के जनता को अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे सनातन धर्म को अपमान करने वाले लोगों को आने वाले दिन में सबक सिखाना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। आपको पता है स्टालिन ने क्या कहा है? स्टालिन ने कहा है हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताया है। अखिलेश यादव जी उनसे गले मिल रहे हैं। स्टालिन का कहना है कि हम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को हटा करके ही दम लेंगे। और उनका साथ कौन दे रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी। क्या ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, घोसी की जनता के सामने अखिलेश यादव जी स्वीकार करेंगे? हिंदू धर्म सदियों से है, हजारों करोड़ लोग इसको मानते हैं। आपकी छोटी मानसिकता और आपकी छोटी सोच, एक छोटे से पानी की सोच आपने दिखाई। मुझे आपकी बातों से बहुत दुख नहीं हुआ, मुझे आप पर तरस आ रहा है। तो वहीं गैंगस्टर जैसा प्रोफाइल, कम उम्र में किए गए मर्डर और अब रोड रेस कांड। दिल्ली का माया भाई बनना चाहता था सिमीर और इसके सिर पर डॉन बनने का भूत सवार था। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ उसकी कई तस्वीरें और वीडियो देखे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें वो कभी एक हाथ से और कभी दोनों हाथों से पिस्टल चलाता हुआ दिखता है। माया ने मार डाला। हत्या करने का जुनून, डॉन बनने का नशा, सन की हत्यारा माया भाई 302। मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई 18 साल का एक ऐसा सनकी और अपराधी जिसने दिल्ली के भजनपुरा में हत्याकांड से सनसनी फैला दी। 29 अगस्त 2023 की रात भजनपुरा की गली नंबर 8 में उस रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। एक कंपनी के मैनेजर हरप्रीत और उनके मामा गोविंद को उस वक्त समीर और माया भाई और उसके साथियों ने गोली मार दी जब वो 3 से 4 फीट चौड़ी गली नंबर 8 से गुजर रहे थे। महज 120 सेकंड की बहस में हरप्रीत का कत्ल करने वाला मोहम्मद समीर महज 18 साल का है। दिल्ली का भजनपुरा हत्याकांड ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि कातिल के दिमाग में छिपे शैतान का सच है, जिसके सिर पर हर वक्त इंसानों की हत्या करने की सनक सवार रहती है। मोहम्मद समीर उर्फ मायाभाई, जो खुद को मुंबई का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता है और उसके सिर पर हर वक्त लोगों को मारने की सनक रहती है। आखिर कौन था मुंबई का वो गैंगस्टर और कातिल जिसने 90 के दशक में पूरी मुंबई में तहलका मचा रखा था और जिसको देख देखकर मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई भी कातिल बन गया? ये जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम बदनाम,
पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। इंस्टाग्राम आईडी king_maya_302। हैरानी की बात यह है कि 18 साल की उम्र में मोहम्मद समीर और माया भाई खतरनाक अपराधी बन गया। समीर पर हत्या, कत्ल की कोशिश, लूट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक समीर के सिर पर 10 से ज्यादा केस हैं। समीर की माया गैंग में 15 से 20 नए उम्र के अपराधी जुड़े हुए हैं। हत्या करने वाले समीर के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गुनाहों की तस्वीरें साबित करती हैं कि माया भाई खुद को दिल्ली का डॉन समझ बैठा था। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने मिशन के लक्ष्यों को पूरा किया है। चांद से जुड़ी नई नई जानकारियां जुटाई हैं। चांद के बारे में दुनिया का ज्ञान बढ़ाने के बाद अब प्रज्ञान आराम करने चला गया है, लेकिन भारत का मिशन मून अभी भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। मिशन मून के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता बता दी है। मिशन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन के जरिए भारत ने वो सफलता हासिल की है जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर सिर्फ सफल लैंडिंग ही नहीं की है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद से नई नई जानकारियां भी भेजी हैं। चांद पर अपना मिशन पूरा करने के बाद रोवर प्रज्ञान अब आराम करने के लिए चला गया है। इसरो ने इसकी जानकारी दी है और आगे की योजना भी बताई है। रोवर ने पूरा किया अपना मिशन। रोवर की सुरक्षित पार्किंग की गई। अब स्लीप मोड में चला गया है रोवर। APXS और LIPS पेलोड किए गए हैं बंद। उपकरणों के डेटा धरती पर भेजे गए। रोवर की बैटरी फिलहाल पूरी तरह चार्ज है। चांद पर अगले सूर्योदय का इंतजार है। रिसीवर को ऑन रखा गया है। मिशन फिर से शुरू करने की उम्मीद है। तो प्रज्ञान अब अगले सूर्योदय तक चांद पर आराम करेगा, लेकिन इससे पहले प्रज्ञान अपना मिशन पूरा कर चुका है। प्रज्ञान ने चांद पर अब तक क्या क्या जानकारियां जुटाई हैं, आइए आपको बताते हैं। रोवर के जरिए पता चली है कई अहम जानकारियां। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर ऑक्सीजन की पुष्टि हुई। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन का भी पता चला। चांद पर क्रोमियम और टाइटेनियम की भी पुष्टि हुई। मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी जानकारी मिली है। चांद के तापमान से जुड़ी अहम जानकारी भी मिली। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर तेजी से तापमान बदला है। अलग अलग गहराई पर तापमान में भारी अंतर देखने को मिला। चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। चांद पर 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। चंद्रयान 3 ने मिशन के हर लक्ष्य को पूरा किया है। धरती से चांद तक की यात्रा से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक इस मिशन ने इतिहास रचा। शिव शक्ति पॉइंट से प्रज्ञान ने चांद पर 100 मीटर की दूरी तय की और चांद से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। और अब उम्मीद है कि चांद पर एक बार फिर जब सूर्योदय होगा तो रोवर अपने मिशन में फिर से जुट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भारत के चंद्रदूत की तरह हमेशा चांद पर मौजूद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सम्मेलन की वजह से दिल्ली की सड़कों को सजाया गया है और रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने राजधानी में अधिकारियों के साथ तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया। उपराज्यपाल प्रगति मैदान, राजघाट और दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।
सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। लुटियन जोन यानी कि जो दिल्ली का लुटियन जोन है, जो वहां पर भारत मंडपम है, विदेशी मेहमान जब भारत की धरती पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा, उसी को देखते हुए तमाम इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं और बाजार भी पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हम चांदनी चौक में खड़े हुए हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कोई अंग्रेजी सीख रहा है तो कोई उनके खान पान के लिए कम मसाले वाला खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, तो कोई विदेशी मेहमानों की खरीदारी के लिए उनके टेस्ट के कपड़े और ज्वेलरी अपनी दुकानों पर लगा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि जब शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमान भारत की धरती पर होंगे तो वो भारत की संस्कृति परंपरा को समझने के लिए उनकी जो चीजें हैं उनको देखेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जो बाइडेन यहाँ पर आए, उनकी संस्कृति को देखे, उन जो भारतीय परंपरा है उसको देखे। तो इसी की तैयारियां की गई हैं। विदेशी मेहमानों से किस तरीके से बात की जाए, ऐसे में कुछ लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अपने जो स्टाफ के लोग हैं उनको अंग्रेजी में किस तरीके से बात करनी है वो सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी दुकान में बात करने के लिए कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं जो इंग्लिश में बात कर पाए या उनको ठीक से गाइड कर पाए। तो ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाजार भी पूरी तरीके से तैयार है और अब इंतजार है G20 शिखर सम्मेलन का, जब भारत की धरती पर विदेशी मेहमान पहुंचेंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।